कितने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो हैं कनाडा में क्राइम गैंग के वो ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 4000 4000 4000। आप तो कनाडा में हैं, ये ऑपरेशन हार्ड बॉल एक्चुअल में था क्या और क्यों ये करने की जरूरत पड़ी? ये मांग शुरू हुई कि लॉरेंस बिश्नोई को टेररिस्ट डिक्लेयर करो, तो पुलिस के पास उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ठोस मटेरियल नहीं था कि क्या लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है। टेररिस्ट गैंग घोषित करने के पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती थी कि इससे चुनाव में फायदा होगा। 3 साल से एक लेटर घूमनी शुरू हुई जिसकी शुरुआत लिखी गई जय श्री राम और उसके नीचे लोगों को धमकी दी गई। इन्होंने बिना कोई चेक किए बहुत सारे लोगों के लिए इमिग्रेशन के रास्ते खोल दिए और उस बात का फायदा बहुत सारे क्रिमिनल नेटवर्क्स ने उठाया। सबसे बड़ा नाम जिसने इसका फायदा उठाया वो था गोल्डी बराड़। तो बंधुमान सिंह सेखों की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उस पे केस चले, उस पे वो एंकलेट लगा, उसने इंस्टाग्राम के ऊपर उस एंकलेट को काटा और वो भाग गया। जब वो भाग गया तो दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार किया। जहां तक मेरी जानकारी है कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी कनेक्शन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली, जो मेरी नॉलेज है वो कपिल शर्मा के नाम पे नहीं, कपिल शर्मा की वाइफ पे के नाम पे है। लेकिन कपिल शर्मा का क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड कपिल शर्मा का तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है। इवन आई वाज द फर्स्ट पर्सन, जब सबसे पहली बार शूटिंग हुई है तो आई वाज देयर एट 6 o'clock जब कोई भी नहीं था। 1980s में शुरुआत होती है दोसांझ ब्रदर्स गैंग की। उसके बाद पंजाबी माफिया गैंग आता है अर्ली 90s में जिसमें रंजीत चीमा, रॉन दोसांझ, बिंदी जौहल, ये ग्रुप्स आपस में लड़े, एक दूसरे को उन्होंने मारा। फिर उसके बाद जौहल गैंग आया, जो बिंदी जौहल, बहुत बड़ा नाम। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद से एक सेंटिमेंट जो बाहर निकला, पंजाबी मूल के लोगों में ये एक भावना डाल दी गई कि अब सब लोग खतरे पे आ गए हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है, उन्होंने कहा था कि कथित तौर पर वो खालिस्तान की मूवमेंट को हवा दे रही। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, आज हमारे साथ कनाडा से एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चूंकि आपके लगातार जो फीडबैक है, कमेंट है, उसको हम पढ़ते हैं और इस वजह से आज हमारे साथ कनाडा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं समीर कौशल जी, वो जुड़ रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा कि जो भारत के गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, वो लोकल से ग्लोबल तक पहुंच गए हैं और अपनी पहचान बना ली है। और इस वजह से बीते दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिकी जो एजेंसी है FBI, उसने कनाडा की एजेंसी के साथ मिलकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप में ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गुदारा और जो बड़े-बड़े ड्रग माफिया हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। 50 जगहों पर छापेमारी की गई और खासतौर से कनाडा का जिक्र बीते 2 से 3 सालों में बहुत ज्यादा आया है। कनाडा में जो गैंगस्टर है वो लगातार वहां पर गोलियां चलवाते हैं, फायरिंग होती है, वहां पर गैंग वॉर हो रहा है, कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट वहां पर एक्टिव हैं, इस तरह की भी बातें सामने आती रही हैं। उन सब पर आज हम बात करेंगे समीर कौशल सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ओझा जी, आपने समय दिया। सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन हार्ड बॉल की। बहुत चर्चा में रहा और आप तो कनाडा में हैं, कई सालों से आप देख रहे हैं कनाडा को बहुत बारीक से, आसपास के कंट्रीज को भी देख रहे होंगे। ये ऑपरेशन हार्ड बॉल एक्चुअल में था क्या और क्यों ये करने की जरूरत पड़ी अमेरिका और कनाडा की एजेंसी को? देखिए, इसके पीछे अगर आप उनकी जो प्रेस रिलीज जब उन्होंने जारी की और उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये लगभग कुछ सालों से ये इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले शुरुआत में अगर मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देने की बात करूँ, कनाडा में इंडो कैनेडियन गैंग्स का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1980s के दौर से जो गैंग्स हैं वो फॉर्म होते रहे हैं। जो भारतीय मूल के लोगों के गैंग्स थे वो फॉर्म होते रहे हैं। ज़्यादातर पंजाबी मूल के जो लोग थे, जो भारत से जिनके परिवार आए हुए थे, उनके गैंग्स अम, बनते रहे हैं। लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं थे, वो लोकल लेवल पे गैंग थे। तो धीरे-धीरे जब ये गैंग्स ड्रग्स की तस्करी में जाने शुरू हुए, जब ये कुछ बड़े अ, ऑप इनसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के साथ जुड़ना शुरू हुए, तो उनका पता लगा कि सबसे ज़्यादा पैसा किस जगह पर है। सबसे पहले तो टेरिटोरियल जो एक जगह का, क्षेत्र का वर्चस्व हासिल करने के लिए जो गैंग वॉर्स होती थी, वो थी। लेकिन उसके बाद ये इसका एक रूप जो चेंज हुआ वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का
वो तब चेंज हुआ जब इसमें मैक्सिकन कार्टेल्स, इसमें इटालियन माफिया कनाडा में ऑपरेट हो रहा था, अमेरिका में ऑपरेट हो रहा था। मैक्सिकन माफिया तो बहुत सारा अमेरिका में ऑपरेट होता था। इनफैक्ट अमेरिका के अपने बहुत सारे इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे थे और ड्रग्स जो है वो स्मगल कर रहे थे, और ड्रग्स के धंधे में बहुत सा पैसा है। और ऐसा नहीं है कि केवल लोग ही इन्वॉल्व हैं। कई जगह पे ये बोला जाता है कि कुछ बहुत बड़े जो पॉलिटिशियंस और कथित तौर पे कुछ एजेंसीज, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन अगर हम इसी बात पे कायम रहें कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स है, इनको जब ये पता लगा कि सबसे ज्यादा धनराशि, सबसे ज्यादा पैसा, काला पैसा जो वो ड्रग्स की स्मगलिंग, ड्रग्स की तस्करी और ड्रग्स को बनाने में है, उस टाइम से सारे गैंग्स का ध्यान इन चीजों में लगना शुरू हो गया। और ऑपरेशन हार्ड बॉल भी अगर आप देखें कि जो जैसे आपने बताया कि जो ये ऑपरेशन हार्ड बॉल जो जुलाई के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, डीईए द्वारा, एफबीआई द्वारा, आरसीएमपी द्वारा एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसने एज यू सेड कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका, मेक्सिको, इन सब का जिक्र आता है और उनसे कुछ लोगों को उठाया भी जाता है। इनफैक्ट कनाडा से बहुत सारे लोग जो पंजाबी मूल के हैं उनको भी उठाया गया और उनके ऊपर अभी केस चल रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, उनके महलनुमा घर हैं, उनको भी अटैच किया जा रहा है साथ में। इसी तरह से जो रोहित गोदारा का आपने जिक्र किया, लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया, उनको भी इंडाइटमेंट में शामिल किया गया। लेकिन ये जो नाम आने शुरू हुए हैं, ये 2020 के बाद से आने शुरू हुए हैं, 2020 के बाद से आने शुरू हुए हैं। ओके। वो दौर था जब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी और जस्टिन ट्रूडो ने इमिग्रेशन के फ्लड गेट्स खोल दिए थे। इमिग्रेशन के नाम पर जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे गंदी पॉलिसी कनाडा के इतिहास में मानी जाएगी, वो ये थी कि इन्होंने बिना कोई चेक किए बहुत सारे लोगों के लिए इमिग्रेशन के रास्ते खोल दिए, और उस बात का फायदा बहुत सारे क्रिमिनल नेटवर्क्स ने उठाया। और उस इमिग्रेशन का फायदा लेते हुए कहीं स्टूडेंट वीजा के नाम पे, कहीं टूरिस्ट वीजा के नाम पे, कहीं वर्क वीजा के नाम पे ये लोग यहाँ पे आ गए। कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर बहुत लंबा बॉर्डर है और बहुत सारा बॉर्डर अनमैन्ड बॉर्डर है, मतलब वहां पे किसी किस्म की कोई आपको सुरक्षा अधिकारी नहीं दिखेंगे। कई घर ऐसे हैं जो अगर आप वहां पे खड़े हो जाएं तो उनका लॉन जो है वो अमेरिका की साइड पे है। और कई घर ऐसे हैं जहां पे अगर आप देखें कि आप पैदल चल के 2 कदम चलेंगे तो आप अमेरिका में, 2 कदम चले वापस आ जाएंगे तो आप कनाडा में हैं। तो वहां पे कोई अधिकारी नहीं खड़ा। सो इस तरह के जो लूप होल्स हैं, इनका फायदा बहुत सारे गैंगस्टर्स ने उठाया। सबसे बड़ा नाम जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं जिसने इसका फायदा उठाया, वो था गोल्डी बराड़, सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़, सत्येंद्र जीत सिंह हम्म। गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ एक टाइम में 2020 के समय पे ही, एग्जैक्ट मेरे को भी उसका ईयर नहीं याद, लेकिन 2020, 2018, 19 ये वाला समय, हम्म। गोल्डी बराड़ आरसीएमपी की जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, कनाडा की फेडरल पुलिस, इसकी मोस्ट वांटेड टॉप 25 लिस्ट में इसका नाम शामिल था। इसका एक आदम कद का एक कटआउट वो आरसीएमपी ने जारी किया था 25 और लोगों के साथ जो मोस्ट वांटेड थे कनाडा में। लेकिन हैरानीजनक बात यह हुई कि एकदम से वो 25 टॉप वांटेड लिस्ट में से गायब हो गया। वो कहाँ है किसी को उसके बारे में नहीं पता। मेरे सरप्राइजिंगली बात सबसे ज्यादा ये आई कि उसके बारे में कहा गया कि वो अमेरिका में है। फिर उसके बाद एक खबर आनी शुरू हुई कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ये कहना शुरू किया कि उसको पकड़ लिया गया है। भगवंत मान के ऑफिशियल ये रिकॉर्ड थे कि सतिंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत जल्दी उसकी एक्स्ट्राडिशन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद उसका कहीं पता नहीं। उसके बाद एफबीआई के रडार पे आया, फिर उसके बाद मोस्ट वांटेड लिस्ट में चला गया। तो अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि वो यूएस में है, वो कनाडा में। डेफिनेटली जो एजेंसीज हैं वो लगी होंगी इसके पीछे, और इनके ऊपर इनकी जो एक जिसको कहा जाता है कि इनकी ट्रेल जो है उसको फॉलो कर रही होंगी। लेकिन एक्चुअली में ये पता नहीं लग पा रहा कि ये कनाडा में है, ये यूएस में है, या ये कहीं और है, क्योंकि वो उस चीज का फायदा जो वो उठाते हैं। तो जो आपने बात की ऑपरेशन हार्ड बॉल की, तो वो उसी टाइम पे जब एक बहुत बड़ा चंक जो पहले कुछ और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के हवाले था, उसको जब लॉरेंस बिश्नोई या कथित तौर पर रोहित गोदारा या उनका जो ग्रुप है, और इसी तरह से हमारे वैंकूवर साइड से भी एक बहुत बड़ा नाम, वैंकूवर जो ग्रेटर वैंकूवर एरिया, इससे भी एक नाम, रविंदर सिंह ढांडा, ये एक बड़ा नाम है।
और हुँ, ये जो लोग हैं, जब इन्होंने इस अ, चीज़ को उठाना शुरू किया, इस धंधे में अपने पैर जमाने शुरू किए, तो बहुत सारे लोगों को यूएस में भी इस बात की तकलीफ होनी शुरू हुई, क्योंकि यूएस और कनाडा में सबसे ज़्यादा जो मार अब पड़ रही है, वो ड्रग्स कंज़म्पशन की पड़ रही है। और उसमें भी जो ड्रग्स हुँ, है, वो फेंटेनाइल ड्रग है। फेंटेनाइल सबसे घातक ड्रग्स है। आप बिलीव कीजिए, जिस प्रोविंस में मैं रह रहा हूँ, वो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें वैंकूवर आता है। हुँ, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जो है, वो 4 करोड़ लोगों की है, लगभग 4 करोड़ से थोड़े ज़्यादा। और इस लिहाज से अगर देखें तो बहुत कम पॉपुलेशन जो ब्रिटिश कोलंबिया में, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में हर रोज एक एवरेज के हिसाब से 6 लोग, सिर्फ और सिर्फ एवरी डे 6 लोग एवरेज औसतन केवल ब्रिटिश कोलंबिया में फेंटेनाइल के सेवन से मर जाते हैं। हुँ। इतनी ज्यादा ड्रग्स की समस्या यहाँ पे आ चुकी है। फेंटेनाइल वो ड्रग है अ, जिसमें कोई पोटेंसी का पता नहीं है, और आज की डेट में पंजाब में ये ड्रग्स बहुत ज्यादा, इसको घोस्ट ड्रग कहते हैं। आपने देखा होगा कई तस्वीरें जिसमें लोग खड़े रह जाते हैं, उनको हाँ जी, पता नहीं हाँ जी, लगता हाँ। कि वो कहाँ पे है। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। लोगों की पीठ जो है वो मुड़ जाती है, और वो हुँ, कभी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर पाते। और हुँ, ज्यादातर इसमें जो मरने वाले हैं, वो अ, 20 से लेके 49 साल के लोग हैं। ये मैं सरकारी डाटा बोल रहा हूँ, बीसी की कॉर्नर सर्विस की रिपोर्ट है। यहाँ पे हमारी बीसी में भी कुछ हेल्थ रीजन्स बने हुए हैं, जिसमें एक रीजन है फ्रेजर हेल्थ रीजन, जिसमें हुँ, वैंकूवर का एरिया आता है, जिसमें सरी का एरिया आता है, जिसमें वैंकूवर का नहीं, वैंकूवर का वैंकूवर हेल्थ रीजन है, जिसमें सरी, बर्न भी, इस तरह के एरियाज आते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी 2015 और 2018 के बीच में, 3 साल में। उसमें जो अ, एक बहुत ज्यादा एक इंक्रीज देखा गया, बढ़ाव देखा गया ड्रग्स की वजह से मरने वाले लोगों का, ड्रग टॉक्सिसिटी डेथ का, जो जहरीली ड्रग्स है उसके सेवन के कारण मरने वाले लोगों का। उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो इंडो कैनेडियन डिसेंट के लोग, इंडियन डिसेंट के लोग हैं, या साउथ एशियन मूल के लोग हैं, जो उसमें वर्डिंग लिखी गई थी, उनकी बढ़ोतरी 255% हुई थी। हुँ, 255% ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। तो ये जो ड्रग्स की पूरी गेम चल रही थी यूके, यूएस में, कनाडा में और मेक्सिको में, अगर आप देखें तो वेस्टर्न साइड पे, दुनिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है, उसमें ये तीनों मुल्क जो हैं, वो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी यहीं पे है। तो नॉर्थ में कनाडा है, मिडल में यूएस आता है, और नीचे मेक्सिको आता है। उसके नीचे साउथ अमेरिका के बाकी जो हुँ, देश हैं वो आते हैं। लेकिन अगर मैं इन 3 देशों की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क जो है, वो ट्रकर्स का नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है। हाईवे 5, हाईवे 99, हाईवे 1, ट्रांस कनाडा हाईवे 1, इस तरह से मेक्सिको का हाईवे। इस हाईवे पे बहुत सारी चीज़ें जो है, वो व्यापार के हिसाब से, हमारे फल, सब्जियाँ, हमारा लंबर, लकड़ी का हुँ, कारोबार, बहुत सारा वो इसी जगह से जाता है, ट्रकिंग की इंडस्ट्री, ट्रकिंग के ज़रिए। और इसी में ही, इसी का फ़ायदा उठाकर बहुत से जो ड्रग ट्रैफ़िकर हैं, उन्होंने मेक्सिको से अमेरिका, अमेरिका से कनाडा में ये जो ड्रग्स का धंधा है, ये शुरू किया। और इसका धंधा क्यों शुरू किया? क्योंकि मेक्सिको में ड्रग्स बन रही थी, अमेरिका में ऑपरेशन ये चलना शुरू हुआ कि अमेरिका वाज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे मेक्सिको से ड्रग लाई जाती थी, और कनाडा में इसलिए भेजा जाता था क्योंकि कनाडा से ये ड्रग्स जाती थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जो ड्रग्स $600 पर किलो के हिसाब से चलती थी मेक्सिको से, वो तकरीबन-तकरीबन $1000-1500 पर किलोग्राम अमेरिका में आती थी, और वो कनाडा में आते-आते $2000 पर किलोग्राम। ओह! मैं ये आपको ग्रे मार्केट में बता रहा हूँ, लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाती थी, तो $10,000 तक पहुँच जाता था इसका रेट, $10,000 तक। तो आप समझ हुँ, सकते हैं कि कितना बड़ा ये कारोबार है। और ये जो ऑपरेशन हार्ड बॉल की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ा, ये कोई छोटा-मोटा ऑपरेशन नहीं था। इसमें अ अ, सैकड़ों किलो के हिसाब से कोकेन, फेंटेनाइल और बहुत सारे हथियार और बहुत बारूद इस तरह से बरामद हुआ, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बरामद हुए। और ये शिपमेंट्स जो हैं, ये वाया ट्रकर्स के ज़रिए ही जाती थी। तो ये थोड़ी-सी समझने वाली बात है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप इस तरह से बने, जब लॉरेंस बि अगर अगर लॉरेंस बिश्नोई या जग्गू भगवानपुरिया का इसमें नाम आया, तो जब उन्होंने देखा कि ये लूप होल है जो इमिग्रेशन के हैं, इसके ज़रिए अपने लोगों को घुसाया जा सकता है, और इसमें बड़ी मात्रा में
जो ट्रकिंग का जो प्रयोग होता है कथित तौर पे, वो कहीं न कहीं पंजाबी मूल के लोगों का होता है और इसमें चाहे कोई छुपाए अपने ज़ख्म को आप नहीं दिखाओगे डॉक्टर को तो इसका इलाज नहीं होगा। बड़ी क्लियर सी बात है। तो बहुत क्लियर है कि इसमें बड़ी मात्रा में जो मैं इसके थोड़ा-सा अभी इसके बाद हुँ, आपको और भी जानकारी दूँगा आपके अगले सवाल के बाद कि हुँ, केवल इसी तक नहीं देखा जाना चाहिए। इससे कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और हुई थी और ये ट्रकिंग इंडस्ट्री का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भोले-भाले पंजाबी फँस जाते हैं। फँस इसलिए जाते हैं क्योंकि महँगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत-सी चीज़ें ऐसी हैं कि एक-दूसरे को देख कर के मेरा घर बड़ा बन जाए, मैं 2 अगर लोड ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? अगर मेरा 4-5 लाख डॉलर इसमें बन जाता है तो लेके तो सारे ही जा रहे हैं, तो मैं भी अगर लेके चला जाता हूँ। कई बार कई लोगों को पता नहीं होता, उनको जानबूझ के फँसा दिया जाता है। लेकिन ये इतना ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है कि इसमें आप देखिए कि इसमें भी कथित तौर पर सीबीएसए के कुछ ऑफिसर्स जो हैं, उनकी शमूलियत का भी ज़िक्र इसमें आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसमें कि और इंडो कैनेडियन डिसेंट के या भारतीय मूल के अगर किसी ग्रुप की बात हो रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल हुआ, रोहित गोदारा का नाम शामिल हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आई कैन गिव यू टेन्स ऑफ डिटेल्स जिसमें मैक्सिकन कार्टेल्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं, एशियन गैंग्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं, इटालियन गैंग्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं और कैनेडियन एजेंसीज आरसीएमपी, सीसिस जो कैनेडियन सर्विस इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वो इसके बारे में खुल के बयान कर चुकी हैं कि ऐसे नेटवर्क ऑपरेट हो रहे हैं। कनाडा में अप्रॉक्सिमेटली जो मैं कुछ चीजें मैं देख रहा था 2024 में 12 दिसंबर 2024 को कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स की जो पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी की एक टेस्टमनी हुई, एक गवाही हुई, जिसमें आरसीएमपी के जो अभी कमिश्नर है माइक डुहेम वो थे, उसके अलावा मैथ्यू बर्ट्रैंड वो थे और कुछ और एमपीज जो उनसे सवाल पूछ रहे थे। तब उन्होंने 2024 के आखिर की ये बात है, तो अभी 2 साल नहीं हुए, इस बात को 1.5 साल ही हुआ है। तब उन्होंने पूछा था कि कनाडा में कितने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो हैं कनाडा में क्राइम गैंग के वो ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 4000 4000 ग्रुप 4000 4000 ये आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक एज वेल इन केस इफ यू वांट टू इंक्लूड 4000 ग्रुप्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। 12 दिसंबर 2024 को ये गवाही हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी में। तो इतना बड़ा ये नेटवर्क है, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हमें पता है कि भारत की जेल में बंद है। हुँ, आप लोगों को तो ज्यादा पता है, आपकी जेल में बंद है। हुँ, हुँ, क्रिमिनल उस पे केस बहुत सारे चल रहे हैं। हुँ, तो जो क्राइम कर रहा है वो तो देखेगा कि उसका फायदा किस तरफ है। हुँ, और इसी तरह से कुछ जानकारी ये भी आई थी जिसमें यहाँ के जो कनाडा के कुछ पुलिस स्टेशंस हैं, इसके बारे में भी जानकारी आई थी कि कुछ ग्रुप्स द्वारा कथित तौर से चिट्ठियां भेजी गई पुलिस ऑफिसर्स को कि हमारे सैकड़ों शूटर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, वो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं और ऐसे हुए भी हैं, ऐसे केस हुए भी हैं। तो हार्ड बॉल ऑपरेशन का होना डेफिनेटली एक इट्स अ कंसर्निंग मैटर फॉर नॉट जस्ट ओनली फॉर द यूएस, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। लेकिन इसमें सबसे कंसर्निंग बात यह है कि इसका जो मिसयूज जिस इसको इसको जिस तरह से इसका पूरा अगर नेटवर्क को देखा जाए कि ऑपरेशन किस तरह से चला, तो इसमें बहुत सारे भोले भाले लोग हैं, उनका भी मिसयूज जो किया गया, जैसे कई ट्रकर्स होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है और कई लोग जानबूझ के उसमें फंसा लिए जाते हैं। जी। वो तो ख़ैर होता हर गैंग अपने हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करता है। मेरा ये कहना है आपने बोला कि जो गोल्डी बरार है वो टॉप 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था और उसके बाद से गायब हो गया। आखिर पक्का पक, गोल्डी बरार क्यों नेट में आया कनाडा की? क्यों आया वांटेड लिस्ट में? क्या कर रहा था? कनाडा क्या में कनाडा की एक सबसे त्रासदी अगर मैं कहूं, और कनाडा की खूबसूरती भी उसी में है कि कनाडा के जो लॉ हैं बड़े लीनियंट हैं। इन्होंने अपने लॉ बनाए थे सभ्य लोगों के लिए, जो सभ्य लोग हैं उनके लिए। ये चांस देते हैं लोगों को, अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो उनको चांस देते हैं, उनको चांस देते हैं। मैं एक रीसेंट आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद एक और भी एग्जांपल दूंगा। बंधु मान सिंह सेखों। बंधु मान सिंह सेखों एक ऐसा नाम है जो एक गैंग्स जो यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी इमिग्रेशन के जरिए ही लड़का आया था, यंगस्टर था। हुँ, और अभी कुछ साल दो अभी आई थिंक 2-3 साल पहले वो यहाँ पे आया और यहाँ पे आकर शायद वो वर्क वीजा पे आया था, स्टूडेंट वीजा पे आया था। यहाँ पे आके वो ग्रुप्स ऐसे गैंग्स में शामिल हो गया। उसने बहुत सारी कथित तौर पे जो शूटिंग्स की वारदात है वो की। इंस्टाग्राम पे पेजेस उसने बनाए, बहुत सारे टैटूज बने हुए थे। पंजाबी लड़का था बंधु मान सिंह सेखों।
उसको पकड़ लिया गया। उसको पकड़ लिया गया और उसको पकड़ के केस उस पे चले और उसको रिलीज कर दिया गया। रिलीज यहाँ पे किस तरह से किया जाता है, दो तीन तरीके हैं जिससे रिलीज किया जाता है। एक तो आपसे श्योरिटी बॉन्ड या जो कोर्ट की कंडीशंस है वो कर दी जाती हैं कि आप इस तारीख को पेश होंगे, और क्योंकि सभ्य लोगों के लिए वो सोचते हैं कि ये लोग आएंगे। दूसरा है कि जब आप पे उन्होंने नजर भी रखनी है, तो एक एंकलेट डाल देते, पैर में एक पट्टा डाल देते हैं जिसके ऊपर एक अ, ऐसा मशीन लगी है जो आपके पल पल की जानकारी अथॉरिटी को या आपके ऑफिसर, जो कंसर्न ऑफिसर आईओ है, उस तक पहुंचती है। कि आप अगर मूव कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि क्या आप अपने घर में ही हैं, क्योंकि आपको उसी जगह पे अगर घूमने की इजाजत मिली है तो वो आपको ट्रैक करते हैं कि आप क्या वहीं पे हैं, वहां से बाहर तो नहीं जा रहे, पैरोल की कंडीशंस को तोड़ तो नहीं रहे। इसी तरह से एक दो और कंडीशंस हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस मिल जाती हैं कई बार। तो बंधुमान सिंह सेखों की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उस पे केस चले, उस पे वो एंकलेट लगा, उसने इंस्टाग्राम के ऊपर उस एंकलेट को काटा और वो भाग गया। जब वो भाग गया तो दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार किया। मैंने वो खबर ब्रेक की पंजाब थी। के लुधियाना, मैंने हाँ, माफ़ करिएगा, पंजाब के, मैंने खबर ब्रेक की थी और वो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी कनेक्शन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली वन ऑफ द शूटिंग्स, 3 बार शूटिंग हुई थी बैक टू बैक। तो उसमें वन ऑफ द शूटिंग में उसका शामिल था, मेरे को बाकी नहीं पता 2 में था या नहीं था, लेकिन एक शूटिंग में उसका नाम ज़रूर आया था। इसी तरह से हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल करने वाला एक व्यक्ति, 4 में से एक जो व्यक्ति था, वो भी जब पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया तो एक व्यक्ति पहले ही गिरफ्तारी में था, वो किसी और केस में गिरफ्तार था। तो यहाँ पे कनाडा में जो अभी ऑफिशियल ऑपोजिशन है वो इसी बात का रोना रोती है कि आप बेल पे लोगों को छोड़ देते हो। जो अगर मैं छोटे-मोटे अपराधों की भी बात करूँ तो कई लोग ऐसे हैं जो 40-40 केस में, 50-50 केस में अंदर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, फिर वो अपराध करते हैं, फिर वो उनको लेके जाते हैं कोर्ट में, फिर उनको बेल मिलती है, फिर वो बाहर जाते हैं, फिर वो अपराध करते हैं। तो ये जो कानून बने थे कनाडा के, ऐसे जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी भी है और त्रासदी भी है। इट्स अ ब्लिस एंड अ कर्स के सभ्य लोगों के लिए बने थे, लेकिन जो असभ्य लोग आ गए, उन्होंने इसका भरपूर नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और यही वजह है कि गोल्डी बराड़ या लॉरेंस बिश्नोई या रोहित गोदारा या आई डोंट नो अ, अदर अदर ग्रुप्स एज़ वेल, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इसी तरह से निकल जाते हैं, उनका पता नहीं लगता। लेकिन हैरानगी की बात है कि टैक्स पेयर्स को ये नहीं बताया गया, लोगों को ये नहीं बताया गया कि जिस हुँ। गोल्डी बराड़ को आपने टॉप 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया था, उसको हटाया क्यों गया? अच्छा, मेरा अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई गैंग को कनाडा में 2025 में टेररिस्ट की लिस्ट में शुमार किया गया। तो क्या ग्राउंड लेवल पर इस तरह की कोई पुलिसिंग में बदलाव आया और क्यों उसको शामिल किया गया? कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कौन-कौन लोग हैं और किस तरह की एक्टिविटी कनाडा में देखी गई है? ओझा जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और इसके पीछे की कुछ अ, इसमें एक राजनीतिक एंगल भी है जो देखना पड़ेगा। हुँ, राजनीतिक एंगल इसमें ये है कि लॉरेंस बिश्नोई, मैंने जब पिछले साल जो एक यहाँ पे ना पुलिसिंग में डिफरेंट डिविजन्स बनी हुई हैं, उसमें एक डिवीजन है जो ब्रिटिश कोलंबिया की डिवीजन है, व्हिच इज कॉल्ड एज़ CFSEU, कंबाइंड फोर्सेस स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट। वो यूनिट है जो डिफरेंट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सरी RCMP उस टाइम पे थी, अभी सरी पुलिस सर्विस है, एबट्सफोर्ड पुलिस है, और वैंकूवर पुलिस है, डेल्टा पुलिस है, इस तरह से बहुत सारी पुलिस एजेंसीज हैं। उनमें से कुछ पुलिस एजेंसीज, 14-15 एजेंसीज का एक कंबाइंड यूनिट बना हुआ है जिसको CFSEU कहा जाता है, जो पर्टिकुलरली एंटी गैंग मूवमेंट चलाता है, गैंग्स के खिलाफ मूवमेंट चलाता है। जो उनके स्पोक्स पर्सन मेरे पास आए थे, उनसे मैंने सवाल किया था पिछले साल कि क्या अ, आपके पिछले से पिछले साल था शायद, कि क्या आपके इन्वेस्टिगेशन में लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहीं शामिल हो रहा है? उन्होंने कहा था कि नहीं, हम कहीं पे भी लॉरेंस बिश्नोई को या उसके नाम को हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ रहा। जो लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, जो गैंग पकड़े जा रहे हैं। तो हुआ क्या? लॉरेंस बिश्नोई का नाम कब से आना शुरू हुआ? ये एकदम से पिछले, अगर हम बात करें 3 साल से, 3 3 कुछ साल से एक लेटर घूमनी शुरू हुई, एक चिट्ठी जो हुँ, कंप्यूटर के ऊपर टाइप हुई, जिसकी शुरुआत लिखी गई जय श्री राम, हुँ, और उसके नीचे इंग्लिश में, यानी कि हिंदी में नहीं, लेकिन थी इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में उसको बनाया गया, जिसमें लोगों को धमकी दी गई।
तो शुरुआत में कुछ ज्वेलरी स्टोर थे जो सरी के पायल बिजनेस सेंटर में, वहां पे ये लेटर्स जो है वो गिराई गई। और एबट्सफर्ड एक एरिया है जहाँ पे पंजाबी बहुत लोग हैं। पायल बिजनेस सेंटर में तो 99.9% बिजनेस जो है वो पंजाबी या भारतीय मूल के लोगों के हैं। इसी तो कुछ पाकिस्तानी मूल के लोगों के भी है। एबट्सफर्ड में भी बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो इंडो कैनेडियन डिसेंट वाली कम्युनिटी है, भारतीय मूल की कम्युनिटी है। तो वो लेटर जो है वो फेंकी गई। तो उसके बाद एक हवा बनाया गया कि ये कोई हिंदू गैंग है, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये पुलिस ने पुलिस पर उसका एक यहाँ का जो लोकल मीडिया उसने प्रेशर डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि जो लोकल मीडिया है इसमें भी जो एक मीडिया का एक खास वर्ग है, वो कहीं ना कहीं कथित तौर पे खालिस्तानी इन्फ्लुएंस से चल रहा है। तो वो ओह! जो प्रेशर किया गया यहाँ के एमपीज द्वारा, यहाँ के एमएलए द्वारा, क्योंकि ये जो बेल्ट है, जगह अगर मैं सरी की बात करूं, सरी में से 11-12 जो विधानसभा की सीटें हैं वो प्रभावित करती हैं कि विक्टोरिया में जो विधानसभा है वहां पर कौन जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया में गवर्नमेंट किसकी बनेगी। और सरी की जो 11-12 सीट्स हैं वो इतनी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी है। और बड़ी संख्या में जब मैं पंजाबी कम्युनिटी की बात करता हूँ तो ये नहीं है कि केवल पंजाबी कम्युनिटी है, यहाँ पे गोरे भी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है और भी है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज में पंजाबी बहुत ज्यादा वोट करते हैं अगर ओह! बाकी के कंपैरेटिवली देखा जाए। अगर हाँ। टोटल लेट्स से 50% वोट पड़ी है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उसमें 50% में जो 60% के करीब वोटिंग होगी वो पंजाबी लोगों की होगी। तो पंजाबी वोट जो है वो स्वे कर देती है, वो किसी भी किश्ती को किसी भी तरफ मोड़ सकती है। हुँ, तो एक वो पॉइंट आ गया। जो एमपीज हैं, उन्होंने भी पब्लिक का उस टाइम पे जो एक बनाया जा रहा था नैरेटिव वो देखा। तो ये चीज आनी शुरू हुई कि ये ग्रुप जो है वो, क्योंकि उस टाइम पे जिस तरह से भारत में फिरौतियों की कॉल्स चल रही थी, भारत में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग चल रही थी, उसमें वो जय श्री राम और फेसबुक पे हरियाणवी स्लैंग में वो राम राम सर्वे भाइयों को जय बलकारी। हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी। तो उसी तरह का नैरेटिव यहाँ पे बनना शुरू हो गया। वो नैरेटिव क्यों बनना शुरू हो गया? क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ से हरियाणा से भी स्टूडेंट आने शुरू हुए थे। हरियाणा के स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा और कनाडा में भी हमने देखा कि वो खालिस्तान जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनका विरोध करते थे खुल के। क्योंकि पंजाबी हम हिंदू कम्युनिटी इनका विरोध नहीं करती थी, जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग थे उनका। तो हरियाणवी मूल के लोग या हरियाणवी जो एक मूल के स्टूडेंट्स आए थे, वो कहीं ना कहीं उनका विरोध करते थे। तो मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। दिस कैन बी माई पर्सनल ओपिनियन, बट दिस व्हाट आई कैन, मैंने जो डी कोड किया। हुँ, तो उस टाइम से एक वो नैरेटिव गढ़ना शुरू हुआ कि ये जय श्री राम और उसी तरह की लैंग्वेज और उसी तरह का नैरेटिव वो बनना शुरू हुआ। उसको लोगों के दिमाग में घुसेड़ा गया और डेफिनेटली उस टाइम पे लोगों में डर आना शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने फिरौती की जो रकम मांगी जा रही थी वो देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे कम्युनिटी में ये बात होनी शुरू हुई। धीरे धीरे कम्युनिटी ने टाउन हॉल करने शुरू किए, ग्रुप्स मीटिंग करनी शुरू की। वहां पे मीडिया को बुलाया गया कि ये हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस वाकई कुछ नहीं कर रही थी। लोगों के घरों पे गोलियां चल रही थी, लोगों के कारोबारों पे गोलियां चल रही थी। और धीरे धीरे उसमें नाम आने शुरू हुए। लॉरेंस बिश्नोई का, रोहित गुदारा का उस टाइम पे तो नाम नहीं आया, लेकिन गोल्डी बराड़ का, गोल्डी ढिल्लों का, इस तरह के नाम आने शुरू हुए। लेकिन इस बात को पुलिस ने देखना शुरू किया और कोशिश करनी शुरू की कि इसको किस तरह से देखा जाए। तो उसके बाद से जब हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल होता है, हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद से एक सेंटिमेंट जो बाहर निकला, जो खालिस्तान आइडियोलॉजी का, और इनफैक्ट पंजाबी मूल के लोगों में ये एक भावना डाल दी गई कि अब सब लोग खतरे पे आ गए हैं। ये गैंग्स जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और वो पंजाबी बिजनेस। अच्छा, मेरा हमेशा ये सवाल रहता था कि क्यों पंजाबी बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है? जितनी भी एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं, 100 आई, 150 आई, 125 आई, 200 आई, वो चाहे अल्बर्टा में आई, चाहे वो टोरंटो में आई, चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया में आई, वैनकूवर, सरी, कहीं पे भी आई, वो भारतीय मूल के पंजाबी लोगों को क्यों आई? वो पाकिस्तान मूल के पंजाबी लोगों को क्यों नहीं आई? वो गुजरात मूल के भारतीय लोगों को क्यों नहीं आई? वो तमिलनाडु मूल के भारतीय लोगों को क्यों नहीं आई? अगर आप ये कहें कि पंजाबी मूल के लोगों के पास पैसा बहुत है, तो आप अगर टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ कनाडा देखें, तो उसमें कोई भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं आता। तो एक्सटॉर्शन की कॉल अगर अमीरी के लिहाज से देखनी थी, रिच लोगों के लिहाज से देखनी थी, तो गोरे लोगों को क्यों नहीं आई?
ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। इन्वेस्टिगेशन में आई डोंट नो पुलिस ने ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में रखा कि नहीं रखा, कि कुछ धनाढ़ लोग तो बहुत हैं, अमीर लोग तो बहुत हैं, लेकिन पर्टिकुलर लोगों को ही क्यों ये कॉल्स आई? क्यों आई? बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा भी दिया। तो ये कुछ सवाल जो है वो बिना किसी जवाब के अभी भी चल रहे हैं। कोई यहाँ का मीडिया नहीं पूछ रहा, जिनके पास एक्सेस है, जिनके पास रिसोर्स है, हम जितनी की आवाज़ उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं, बात करते हैं, क्या लेकिन आपको उसका क्या कोई लगता है कि आपको क्या लगता है, आप बताइए, क्यों क्यों ऐसे है? देखिए इसमें 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 राजनीतिकरण बहुत ज्यादा है। इसमें राजनीतिकरण बहुत ज्यादा है। ओके। लॉरेंस बिश्नोई का जब ये मांग शुरू हुई कि लॉरेंस बिश्नोई को टेररिस्ट डिक्लेयर करो, लॉरेंस बिश्नोई की एंटिटी को टेररिस्ट डिक्लेयर करो, तो पुलिस के पास उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ठोस मटेरियल नहीं था कि क्या लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है। क्योंकि जितने गैंगस्टर पकड़े जा रहे थे वो कनाडा में पकड़े जा रहे थे, और कनाडा में जो पकड़े जा रहे थे, जो फुट सोल्जर्स जिनको कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई के, वो कनाडा के जो ऑलरेडी गैंग्स चल रहे थे उनके कई लोग थे, और कई ऐसे थे जो कुछ स्टूडेंट वीजा पे आए हुए लोग थे, जो भारतीय मूल के ही लोग थे, जो स्टूडेंट वीजा पे आए हुए थे। लेकिन उनको वीजा किसने दिया? कनेडियन अथॉरिटीज ने दिया। वो इमिग्रेशन के जरिए आए, तो कनेडियन अथॉरिटीज ने उनको, अगर तो वो छुप छुपा के आए तो कनेडियन अथॉरिटीज बताए कि वो छुप छुपा के कैसे आए। अगर वो स्टूडेंट वीजा, ये कहते हैं कि जी भारत से अ, जो पुलिस का सर्टिफिकेट है, वो पुलिस पीसीसी जो है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो लेना बहुत आसान है। मैं मानता हूं कि लेना आसान है, वहां पे करप्शन है, सब कुछ है। लेकिन क्या आप लोगों ने यहाँ पे उनके कॉलेजेस में उनकी जो आपका इमिग्रेशन सिस्टम है, अगर पुलिसिंग की मैं ना बात करूं, तो क्या इमिग्रेशन सिस्टम ने उन पे निगाह नहीं रखी थी कि वो क्या कर रहे हैं, वो कॉलेजेस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कितने कॉलेजेस हैं वो काम कर रहे हैं? आज की डेट में कॉलेजेस क्यों बंद होने शुरू हो गए? क्योंकि वहां पे क्लासेस ही नहीं लगती थी। वहां पे स्टूडेंट्स ने एक जरिया बना लिया कि यहाँ पे आना है और आके पीआर हासिल करनी है। बहुत सारा एक एक हुँ, मैटर ये भी चला, लेकिन वो एक अलग हुँ, सब्जेक्ट बन जाएगा। हुँ, तो इसमें क्या हुआ, जब ये कॉल आनी शुरू हुई कि जी और खास तौर पे जो वोकल ग्रुप्स थे, जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी और एंटी इंडियन सेंटीमेंट वाला ग्रुप है, और इनफैक्ट कई कंसर्न लोग भी थे, उन्होंने जब ये बात करनी शुरू की कि आप अ, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर करो, तो ये सवाल बार बार आता था कि क्या इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि क्या इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद, इनफैक्ट जब ये इलेक्शन होके हटे और मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बन गए, तो जो सबसे बड़ी ऑफिशियल ऑपोजिशन है, जिसका पहले लग रहा था कि वो शायद प्रधानमंत्री बनेंगे, पियर पॉलिएव, जो फेडरल कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा की, जो राइट विंग पॉलिटिक्स करती है, हुँ, उस टाइम पे लग रहा था कि वो बनेगी, लेकिन वो नहीं बन सके। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या इससे बदलाव आएगा? वो कहते हैं हुँ, इससे पुलिस के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, पुलिस कभी भी उनके ध्वस्त कर सकती है नेटवर्क को, पुलिस ये करेगी, पुलिस वो करेगी, पुलिस ये कर लेगी। उसके बाद से भी अगर मैं आपको कल की भी रिपोर्ट दूं, अगर आपको परसों की भी रिपोर्ट दूं, अगर आपको पिछले 2026 की रिपोर्ट दूं, 2026 में कोई ऐसा महीना नहीं गया होगा जिस दिन शूटिंग नहीं हो रही। कोई ऐसा हफ्ता नहीं गया होगा कि कोई शूटिंग की वारदात नहीं हो रही। अभी परसों सरी में शूटिंग की वारदात होके हटी है। अभी परसों। आज का मैंने अभी चेक नहीं किया। अगर आज भी नहीं, मैं चेक करूँगा तो पता लग जाएगा कि कहीं न कहीं उम, शूटिंग की वारदात हुई। मा शूटिंग माफ़ की करिए, वारदात वैसी होती। माफ़ करिए आपको टोक रहा हूँ। मतलब जो समझ पा रहा हूँ कि क्या लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था, और क्या लॉरेंस बिश्नोई को टेररिस्ट गैंग घोषित करने के पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती थी कि इससे चुनाव में फ़ायदा होगा? नहीं, चुनाव में फ़ायदा नहीं होगा, चुनाव में फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन भारत को बदनाम किया जा सकता है। नो डाउट, देयर इज़ नॉट अ सेकंड ओपिनियन ऑन दिस कि लॉरेंस बिश्नोई ने यहाँ पे जिस तरह का, क्योंकि जब क्लेम आप करते हो, जब लोग पकड़े जाते हैं, वो बताते हैं, तो यहाँ पे क्राइम तो बहुत है। यहाँ पे हुँ, लोग परेशान हैं, हम लोग खुद डर के साए में जीते हैं कि पता नहीं कब गोली कहाँ से आ जाएगी। हम लोग हमेशा थ्रेट पे रहते हैं। एज़ जर्नलिस्ट, एज़ बैलेंस बात करने वाले, जिसमें हम भारत का पक्ष भी रखते हैं, और हम आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ, मैं कहता हूँ खालिस्तानी आइडियोलॉजी की बात करनी चाहिए, लेकिन जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, उनके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी, जिनके बारे में सीसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दे आर नेशनल थ्रेट टू द कैनेडियन कम्युनिटी। वो कैनेडियन सोसाइटी के लिए राष्ट्रीय खतरा बने हुए हैं। उनके बारे में बात करें, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जैसे आपने कहा कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा होना था? नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा नहीं होना था। वो एक पब्लिक सेंटीमेंट था, जिसको अपनी तरफ करने की कोशिश की गई कि मेरी पार्टी ने भी कहा है कि हाँ इसको करो, मेरी पार्टी ने भी कहा है कि हाँ इसको करो, तो हर कोई उसको
कैच करने में लग गया उस सेंटीमेंट को। लेकिन 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 जब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और जो इंडियन गैंगस्टर है, प्लस जो इंडियन गैंगस्टर है वो जो यहाँ से स्टूडेंट वीजा पर लड़कों को भेज रहे हैं, वहां पर वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट तो बन गया है ना, जो इंडियन गैंगस्टर है उनका। देखिए, क्रिमिनल सिंडिकेट की जब हम बात करते हैं ना, थोड़ा-सा इसमें एक चीज़ देखने वाली होगी। मैं आपको 1980s के दौर में लेके चलूँगा, 1980 के दौर पे, शायद उससे भी पीछे कोई अगर रिसर्च करे तो मिल जाएगा। यहाँ पे जो पहले-पहले पंजाबी मूल के गैंग हुए ना, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट तो शायद कोई यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज़ के लिए कहीं न कहीं आता होगा उस टाइम पे, और उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पर जो पंजाब का दोआबा रीजन है, वहाँ से लोग जा रहे थे, गुजरात से बहुत सारे आ रहे थे। लेकिन 1980s में जो कनाडा में पंजाबी गैंग्स का शुरुआत होनी शुरू हुई, वो होनी शुरू हुई जिम्मी दोसांझ, रॉन दोसांझ, दोसांझ भाइयों की तरफ से, दोसांझ ब्रदर्स। इनका गैंग जो बनना शुरू, शुरुआत में जो गैंग्स बने ना, जिसमें बिंदी जौहल का भी नाम आता है, दोसांझ ब्रदर का आता है, अ, हुँ, और मैं गैंग्स के आपको नाम बताता हूँ, यू विल बी हुँ, सरप्राइज्ड विद द गैंग्स नेम एज़ वेल। आज की डेट में जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये केवल अ, फोकस सारा लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा, गोल्डी बराड पे। गोल्डी बराड डेफिनेटली अगर वो यहाँ पे है तो वो कोई, ये तो नहीं है कि कोई जॉब कर रहा है, कोई पिज्जा डिलीवरी कर हुँ, रहा है या कोई हुँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। अगर वो, इफ ही इज अ क्रिमिनल, ही इज डूइंग क्रिमिनल जॉब, दैट इज फॉर श्योर। एंड पुलिस की ये जिम्मेवारी बनती है, हमारी एजेंसी की जिम्मेवारी बनती है कि उसको पकड़े। लेकिन नाइन मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2020 के बाद जो भाई पुराना काम हुआ, जो पुराने गैंग्स चल रहे हैं, आपने उसको अंडर द कारपेट डाल दिया। आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने उन गैंग्स को एक तरह से अ, या आप भूल गए या आपने लेजिटिमाइज़, तो मैं नहीं कहूँगा कि उसको लेजिटिमाइज़ कर दिया, लेकिन आप उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे। 1980s में जो नहीं, शुरुआत होती है दोसांझ दोसांझ ब्रदर्स गैंग की, उसके बाद पंजाबी माफिया गैंग आता है अर्ली 90s में, जिसमें रंजीत चीमा, रॉन दोसांझ, बिंदी जौहल, ये ग्रुप्स आपस में लड़े, एक दूसरे को उन्होंने मारा। फिर उसके बाद जौहल गैंग आया, जो बिंदी जौहल, बहुत बड़ा नाम। बिंदी जौहल एक गैंगस्टर था, गैंग वॉर में ही मारा गया यंग एज में। और बिंदी जौहल एक यूथ आइकॉन बन गया था पंजाबियों में। पंजाबियों को ये लगना शुरू हो गया था कि हम भी, पंजाबी बच्चों को, कि हम भी बिंदी जौहल जैसे बने। वो जिस तरह का ट्रैक सूट पहनता था, लोग उस तरह का ट्रैक सूट एक आइकॉन बन गया था, एक सिग्नेचर बन गया था कि ये बिंदी जौहल का एक सिग्नेचर है। इतना बड़ा गैंगस्टर वो बन गया था। वो किससे नहीं डरता था, वो शरेआम मार देता था। जो उसके और उसके उसके राइवल ग्रुप्स कौन थे? पंजाबी ग्रुप्स, दोसांझ ब्रदर, पंजाबी माफिया। उसके बाद इंडिपेंडेंट सोल्जर्स ग्रुप आया, जिसमें जसमेर दोसांझ, पीटर आदिवाल। उसके बाद मल्ली बुट्टर ग्रुप आया, पंजाबियों का ग्रुप 90s में, अर्ली 2000 में, जिसमें तेजिंदर मल्ली, बुट्टर ब्रदर। उसके बाद ढक दूरे ब्रदर्स, ढक दूरे कोलिशन आया, जिसमें सुख ढट, गुरमीत ढट, संदीप दूरे। फिर उसके बाद संघेड़ा ग्रुप आया, उदम संघेड़ा जिसका नाम था। इस तरह से आई कैन गिव यू। अच्छा, उसके बाद जो गैंग्स चलने शुरू हुए ना, ये तो पंजाबी नाम सारे आए। 2000 में जो गैंग्स आने शुरू हुए, वो आया यूएन गैंग, यूनाइटेड नेशंस गैंग। फिर आया रेड स्कॉर्पियन गैंग, लाल बिच्छू जो गैंग है। फिर उसके बाद आया कंग गैंग, जो कंग भाइयों ने शुरू किया था। फिर आया इंडिपेंडेंट सोल्जर, फिर आया वोल्फ पैक गैंग, फिर आया पंजाबी लड़कों का एक्सक्लूसिव, जो पंजाबी यूथ यंगस्टर्स का गैंग था, ब्रदर्स कीपर्स गैंग। उनके यहाँ पे टैटूज बने होते थे गर्दन के ऊपर, ब्रदर्स कीपर्स लिख के, या और कई चीजें उन्होंने लिखी होती थी। गैंग्स पंजाबी लड़कों के, आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पंजाबी मूल के लड़के थे। 2000 साल 2000 में, 2000 से लेके 2020 तक अगर आप गैंग हिट रिलेटेड किलिंग्स देखो, तो आपको पता लगेगा कि एक एक साल में कितने कितने गैंगस्टर्स मरते रहे हैं। और उसमें कोई नाम ऐसा नहीं था कि कोई भारत से आके गैंगस्टर मार रहा है। कनाडा में पैदा हुए लड़कों के गैंग्स बनते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, शरेआम गोलियां चलती हैं। कई जगह पे ऐसा है कि अ, एक एक हॉलमार्क बन गया कि गैंग्स जो हिट करते हैं वो जाते हैं, गोलियां मारते हैं, उसके बाद कार को जला दिया जाता है और एक पूरी मोडस ऑपरेंडी बनती है। इनफैक्ट एक गैंगस्टर इस तरह से मारा गया कि कनाडा में जो वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मदर्स डे के दिन वो लड़का, वो गैंगस्टर ही था, उसका परिवार उसको कनाडा वैंकूवर से बाहर भेज रहा था। वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट के बाहर उस लड़के को अंधाधुंध गोलियां चला के मार दिया गया। और जो गैंगस्टर उसको मार के गए दिन दहाड़े, ये शाम का समय था, दिन दहाड़े उसको गोलियां मारी गई। मारकर वो वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकले और रिचमंड से होते हुए, डेल्टा से होते हुए
सरी में आके उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो जला दी, पता नहीं लग पाया। मैं कह रहा हूँ 3 शहरों में वो गाड़ी घूमी, पुलिस की गाड़ी ने उसका पीछा किया, जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी के ऊपर गोली चलाई तो पुलिस वहीं पे रुक गई, कि हम नहीं चाहते कि इनका पीछा करें, ये गोलियाँ चला रहे हैं, गोली किसी को भी लग सकती है। मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 से पहले का जो गैंग वॉर था, क्या वो आज आप अब वो सारा कुछ लॉरेंस बिश्नोई के भार के नीचे दब गया? उसके बारे में जो लोकल पॉलिटिशियन है, वो बात क्यों नहीं कर रहा? वो यूनाइटेड नेशंस गैंग कहाँ गया? वो जो हेल्स एंजल्स गैंग के पैचेस थे, जो डिफरेंट बैच बने हुए थे, वो कहाँ गए? अच्छा, रेड स्कॉर्पियन गैंग कहाँ मैं गया? मैं मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँ अपनी बात की, चूँकि मेरे मन में सवाल है, अभी मैं उस गैंगस्टर का नाम नहीं याद आ रहा, पंजाब का एक गैंगस्टर अभी बीते दिनों कनाडा में वो अरेस्ट हुआ, जो भारत की एजेंसी है, वो कहती है वो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, यंग सा लड़का है। गिरफ्तार हुआ और अभी जेल से रिहा हुआ, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, हम काफ़ी उसकी खबर चला है। तो वो उसको खालिस्तानी टेररिस्ट बताया जाता है और वो अरेस्ट हुआ था और ज़मानत मिली हुई है, फिलहाल बाहर है। और इंडिया के इस तरह के कई वांटेड, कोई एनआईए से, कोई अलग-अलग एजेंसी से वहाँ पर हैं। उन पर कनाडा पुलिस एक्शन नहीं लेती? मैंने पहले आपको बताया कनाडा की खूबसूरती और कनाडा की त्रासदी, कनाडा का लॉ है। कनाडा का लॉ आपको समय देता है कि आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं बहुत आपको क्लियर बताता हूँ कि अगर क्योंकि कनाडा में ये उनके पास कानूनी अधिकार है कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया और अगर वो बेल पे बाहर आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वकीलों की वो सहायता लेते हैं, लीगल राइट्स है उनके पास, तो वो बाहर आ जाते हैं। तो कनाडा की पुलिस ने एक एक इनके पैरामीटर्स भी रखे हैं, वो भारत के साथ मैच नहीं करते। जैसे हरदीप सिंह निज्जर को इंटरपोल की तरफ से भी वांटेड था, उसकी लिस्ट में था, रेड कॉर्नर नोटिस में था। भारत की एनआईए ने भी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन कनाडा ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि कनाडा उस थ्रेशोल्ड को नहीं मान रहा था। हालाँकि हालाँकि जब उनका मर्डर हुआ, उस दिन तक, जब तक वो ज़िंदा रहा हरदीप सिंह निज्जर, वो कनाडा की और यूएस की नो फ्लाई लिस्ट में था। किसी जर्नलिस्ट ने आज तक नहीं पूछा कि उसको नो फ्लाई लिस्ट में क्यों डाला हुआ था? नो फ्लाई लिस्ट में उनको डाला जाता है जिनसे किसी न किसी तरह का खतरा होता है। हरदीप सिंह निज्जर आधिकारिक तौर पर कनाडा और यूएस की नो फ्लाई लिस्ट में था। वो कोई जहाज़ नहीं चढ़ सकता था, कोई डोमेस्टिक, कोई इंटरनेशनल। अच्छा। आप हाँ, बिल्कुल, आप जाके चेक कर लीजिए। लेकिन वो भारत की एनआईए की तरफ से या भारत की एजेंसीज़ की तरफ से उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। लेकिन कनाडा ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि कनाडा के थ्रेशोल्ड में वो पूरा नहीं आ रहा था। इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट गैंगस्टर्स हैं, वो शायद उस थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहे। आज की डेट में जब ये पानी सर से ऊपर उठ गया, क्योंकि फिरौतियों का इतना बुरा हाल हो गया कि हर रोज़ कॉल्स आनी शुरू हो गई कि वहाँ से फिरौती माँगी जा रही है, वहाँ से फिरौती माँगी जा रही है, लोग डर गए। तो उस लेवल पे वो जो मैंने आपको कहा कि लोगों का सेंटिमेंट बना के भाई ये खत्म करना पड़ेगा वन्स एंड ऑल। तो क्योंकि वो नाम एक दिख रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का ही आ रहा है, गोल्डी बराड़ का आ रहा है, तो उस टाइम पे इन इन जो लॉरेंस बिश्नोई एंटिटी है, कि उसमें शामिल जो लोग हैं सारे, उस एंटिटी को टेररिस्ट जो है वो हुँ। डिक्लेयर कर दिया गया, डेज़िग्नेट कर दिया गया। तो उसको डेज़िग्नेट करने का आधार ही ये था कि जब उसको टेररिस्ट डेज़िग्नेट कर दिया गया, तो अब वो उस पैरामीटर में, उस थ्रेशोल्ड में आ गए कि इनके ऊपर कार्रवाई उस लेवल से हो सकती है। तो वो जो ग्रुप उस उनके ग्रुप के साथ जो माफ़ करना, जो इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत कोई व्यक्ति उनके ग्रुप्स के साथ जुड़ा होगा, अ, उसपे फिर वो टेररिज्म के लिहाज से, हालाँकि मेरी 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 सोच ये है कि अभी भी जो कार्रवाई हो रही है जो एक्सटॉर्शन के लिहाज से या गोलियाँ चलने के लिहाज से, जिन लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया, शायद उन पे एक्सटॉर्शन के चार्जेस नहीं लगे कई लोगों पे, जो लगने चाहिए थे। हुँ। ये नहीं पता लग पाया कि कितने लोग जो डिपोर्ट हुए हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि डायरेक्टली लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पे खुद तो फ़ोन करके हायर नहीं कर सकता। इसके पीछे कई लेयर्स चल रही होंगी। ऐज़ यू आर अ हुँ, क्राइम जर्नलिस्ट, आपको हुँ, पता है कि वो हुँ, लेयर्स किस तरह से चलती है। ए बी को बताता है, बी सी को बताता है। हुँ, तो हुँ, तो जब तक वो ज़ेड तक पहुँचे तो उसको पता ही नहीं है कि ए कौन है। तो वो किस तरह से वो सारी चीज़ चल रही है। तो इसको तो, क्योंकि अभी भी कनाडा में इस आज के दौर में भी मेक्सिकन कार्टेल, सिनालोआ जो कार्टेल है, जो इटालियन माफिया है, वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, आप पुरानी अभी कुछ महीने पहले की, कुछ साल पहले की इन्फॉर्मेशंस आप देख सकते हैं, जो पुलिस कह रही है कि वो काम कर रहे हैं। तो काम तो अभी मैं चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई
इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, गोल्डी बरार का गैंग है, ये कनाडा में आए दिन फायरिंग कराते हैं, वीडियो जारी करते हैं, क्लेम भी करते हैं। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर एक नहीं 3 बार फायरिंग हुई। आप भी वहां घूमकर आए ही होंगे। एक तो ये कि जो एशियन कम्युनिटी जो वहां पर है, किस तरह से करंट में किस तरह से उनके उनके लिए एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई, उसके पीछे का मकसद क्या है? क्लेम तो वो अलग-अलग करते हैं, सलमान खान कभी ये वो, लेकिन असल मकसद क्या है? और साथ ही साथ इसी में एक तीसरा सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई के एंटी गैंग कौन है जो उसको चैलेंज करता है कनाडा में? जो आपने पहले सवाल किया कि इनका मकसद क्या है? मकसद तो है लोगों को डराना। मकसद है लोगों को डराना, डरा के पैसा लेना क्योंकि पैसा मिल रहा है। बहुत सारे केसेज़ में पैसा मिल रहा है लेकिन हैरानी की बात ये है कि मेरे जो सोर्सेज़ हैं, जिनसे मेरी बात हुई, एक एक्सटॉर्शन का एक पीड़ित व्यक्ति उसने बताया कि कनाडा में ही एक जगह है, मैं आई कैन नॉट नेम दैट एरिया, वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके साथ उसने समझौता कर लिया। वो व्यक्ति कथित तौर पे इसी के लिए काम कर रहा था। अ, किसके? जो उसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। उस व्यक्ति का ये कहना था। तो उसने कहा कि हमने तो इसके साथ समझौता कर लिया और इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे केसेस में लोगों ने डर के पैसा दिया है, लेकिन कनाडा की पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड मेरे शोज़ में आकर बहुत बार कहा है, इनफैक्ट उन्होंने और प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी कहा कि कॉपी कैट्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके ही उस डर का फ़ायदा उठा हुँ। के पैसा ऐंठते हैं। बहुत और ये पुलिस कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। अफ़सरी पुलिस सर्विस के ऑफ़िसर्स की इंटरव्यूज़ अगर मेरे पॉडकास्ट पे आप पुराने पे जाओगे आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कॉपी कैट्स बहुत सारे हैं। इनफैक्ट आज से डेढ़ 2 साल पहले जो हमारे एक फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल जो कानून मंत्री रहे और इनफैक्ट वेस्ट वैनकूवर पुलिस के वो चीफ रहे, कैश हीड, उनसे मैंने इंटरव्यू की थी, तब उन्होंने भी कहा था। वो कहते हैं कि कॉपी कैट बहुत ज़्यादा है इसमें। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का उस डर का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे बहुत से गैंग काम कर रहे हैं। जो इस तरह देखिए देखिए आप, ड्रग्स जहाँ पैदा हो रही है या जहाँ बन रही है, यहाँ पे बहुत सारी छोटे-छोटे बेसमेंट्स में ना लैबोरेटरीज़ बनी हुई हैं, लैब्स बनी हैं जिसमें सिंथेटिक ड्रग बनती है। फिर वो वहाँ से प्रेसिंग मशीन के ज़रिए पिल्स बनाई जाती हैं या पाउडर बनाया जाता है, पैक की जाती है, पैक करके फिर वो उनके जो पेडलर्स हैं उनको दी जाती है, पेडलर्स आगे छोटे लेवल पे हुँ, सप्लाई करता है और या वो बड़े लेवल पे सप्लाई करता है। तो कितना खतरा है उसमें, उस हुँ, पैसे को कमाने के लिए। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट आ गया फिरौती वाला, कि आप एक हुँ, कॉल करते हो कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बोल रहा हूँ हुँ। और अगर तूने पैसा ना दिया तो इतनी देर में हमारे शूटर्स आ जाएँगे और वो पहुँच भी जाते हैं। तो कॉपी कैट हैं चाहे कोई है, लेकिन अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि वो ऑपरेट तो कनाडा में ही कर रहे हैं ना, ऑपरेशन तो कनाडा में हो रहा है ना। वो जो गन्स आ रही हैं, कनाडा में गन्स इल्लीगल है। आप अपने पास गन नहीं रख सकते। ये जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे हुआ, गन्स इन्होंने इल्लीगल कर दी। लेकिन अपराधियों के पास गन्स हैं, उनके पास मशीन गन्स भी हैं, उनके पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स हैं, वो उनके पास है। तो वो किस तरह से? वो कहीं न कहीं से तो आ रहे हैं ना। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जी वो अमेरिका से आ रहे हैं। अगर अमेरिका से आ रहे हैं, तो बॉर्डर पे कौन उसको देख रहा है? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो इसमें जो फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा बहुत सारे लोगों को हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम ग्रुप्स को हो रहा है, जो शायद हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके कर रहे हों, हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के ही लिए कर रहे हों। कैप्स कैफे पे क्यों गोली चलवाई 3 बार? कैप्स पे कैफ़े पे तो बिल्कुल एक्सटॉर्शन के लिए हुई है, एक्सटॉर्शन के लिए हुई है, 3 बार एक्सटॉर्शन के लिए हुई है और जो कैप्स कैफ़े का जो फ्रैंचाइज़ी है, बेसिकली वो कपिल शर्मा, जो मेरी नॉलेज है, वो कपिल शर्मा के नाम पे नहीं, कपिल शर्मा की वाइफ़ पे के नाम पे है, लेकिन कपिल शर्मा का क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड कपिल शर्मा का तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है। इवन आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन, जब सबसे पहली बार शूटिंग हुई है, तो आई वाज़ देयर एट 6 ओ क्लॉक जब कोई भी नहीं था। तो जो उसकी वाइफ़ है, उसकी जो यहाँ पे एक जानने वाले हैं, मैं विक्टिम के फैमिली का नाम नहीं लूँगा, चाहे सबको पता है, लेकिन उनका जो कारोबार है अदरवाइज़ वो इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड कारोबार है। लेकिन उन्होंने इस वेंचर में पैसा डाला और वो जो बिल्डिंग जो कही जाती है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति की है, कथित तौर पे जो कही जाती है, जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन के लिहाज से पहले उसके बिज़नेस पे उसके 2-3 बिज़नेस है उसपे गोलियाँ चल चुकी थी। तो कई चीज़ें इंटरलिंक हैं इसमें। लेकिन कपिल शर्मा का क्योंकि नाम बड़ा था
उसको कैनेडियन मीडिया ने भी उठाया जब उनको पता लगा कि 65 मिलियन के करीब उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं और ये तो एक इंटरनेशनल स्टार है। कैनेडियन मीडिया आज की डेट में इंडियन खबरों को इसलिए भी उठा रहा है कि उनको क्लिक्स बहुत मिलते हैं, उनकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ती है और डीप स्टेट एजेंडा तो दैट इज़ हुँ, टोटली डिफरेंट थिंग। हुँ, लेकिन कैप्स कैफे का जो शूटिंग हुई, दैट वाज़ प्योरली फॉर द एक्सटॉर्शन, दैट इज़ फॉर श्योर। उसपे किसी और किस्म का कोई ये नहीं था कि वहाँ पे सलमान खान को उसने शो में बुलाया ये वो कहने की बातें हैं, ये हो नहीं सकता। अगर बुलाया और वहाँ पे एक बार गोली चल गई तो बाकी 2 बार गोली क्यों चली? हुँ, पुलिस की एक डमी कार उसके सामने खड़ी होती थी, तब भी गोली चली। तीसरी बार फिर गोली चली। तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। हुँ। एंटी गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का मुकाबला करने के लिए कौन मजबूत गैंग है वहाँ? कोई मुकाबला एज़ सच अगर लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ नई जो चीज़ सामने आई ओझा जी, हुँ, वो सामने आई क्रिकेट कनाडा। हाँ, क्रिकेट कनाडा क्रिकेट कनाडा की जो मैं आपको थोड़ा-सा एक एंगल और दूँगा, अगर आप इसको थोड़ा-सा रिसर्च भी करो। क्रिकेट कनाडा बॉडी क्योंकि कनाडा कनाडा का किसी टाइम पे नेशनल स्पोर्ट था क्रिकेट, किसी हुँ, टाइम पे। तो उसके बाद हमारा अ, उसमें आ गया जो हमारी आइस हॉकी है और चीज़ें जो है वो ज़्यादा चलनी शुरू हुई, क्रिकेट धीरे-धीरे पीछे हट गया। लेकिन क्रिकेट कनाडा जब से ये ग्रुप बना, तो पिछले समय में इसका जो कंट्रोल था, वो पाकिस्तानी मूल के लोगों के पास था, जो अच्छा, पाकिस्तानी मूल के लोग थे। आप जाके देखो मतलब जब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के मूल के लोग तो ज़्यादातर I always want to caveat with the caveat कि most of them were from the पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी जो इनके प्रधान थे, जो इनके जनरल सेक्रेटरी थे, जो इनके डिफरेंट फील्ड के लोग थे हुँ, और कइयों के ऊपर केस चल रहे थे। कथित तौर पे करप्शन के, कथित तौर पे क्रिमिनल केस जो हैं, वो चल रहे थे। इनफैक्ट आज भी शायद कइयों पे चल रहे होंगे, जो उस टाइम पे भी क्रिकेट कनाडा के साथ जुड़े हुए थे। इसमें कई और चीज़ें हैं जो मेरे पाकिस्तान के सोर्सेज़ हैं वो मेरे को बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी टीम्स को कनाडा क्रिकेट कनाडा की टीम्स को पाकिस्तान के अंदर भी बेचने की कोशिश की गई। उसके बाद आता है अरविंदर खोसा नाम। अरविंदर खोसा था ब्रिटिश कोलंबिया क्रिकेट जो क्रिकेट है उसका प्रेसिडेंट, जो एक प्रोविंशियल बॉडी है जैसे आपके स्टेट्स हुँ, हैं, 28 हुँ, स्टेट्स हुँ, हैं, हमारे 10 प्रोविंस हैं। तो प्रोविंशियल स्टेट का हेड था अरविंदर खोसा जो भारतीय मूल का पंजाबी नौजवान है। उसने कोर्ट में जाके चैलेंज किया कि ये बहुत सारी अनियमितताएं हैं इनके कामकाज करने में क्रिकेट कनाडा के, इनको हटाया जाए। तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लेके पिछले साल वो प्रधान बन गया। जब से वो प्रधान बना तब से उसके ऊपर ये लांछन लगने शुरू हुए कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी टीम के कुछ बंदे कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं और उस टाइम पे अभी कुछ महीने पहले अ, जो अरविंदर खोसा उसके घर पे 2 बार गोली चल चुकी है। उसके घर पे 2 बार शूटिंग की वारदात हो चुकी है, अरविंदर खोसा के। नॉट जस्ट ओनली दिस, यहाँ पे एक बंदा सैम कनाडा के नाम से जिसको जाना जाता था, उसके ऑफिस में आके उसको गोलियाँ मारी गई। उसके ऑफिस में आके। वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ यहाँ रहता था, सरी में ही। दिन दहाड़े दोपहर 2 सवा 2 बजे के करीब जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, बिल्कुल जिसको हाइली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है, एक बिज़नेस अ, कॉम्प्लेक्स में घुस के लोग घुसे, सैम कनाडा के बारे में पूछा, उसको गोलियाँ मारी और बाहर आ गए। उसके बाद में ये पता लगा सैम कनाडा जिसका नाम है, वो जो क्रिकेट क्या बुकीज़ जो होते हैं, हुँ, हुँ, वो पैसा इकट्ठा कर रहा था और वो भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे ही पैसा इकट्ठा कर रहा था। वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ था या नहीं था, आई कैन नॉट कन्फर्म बिकॉज़ आई एम नॉट अ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। लेकिन उसका नाम भी इसी चीज़ के साथ जुड़ा। यहाँ का जो मीडिया है जो स्टेट मीडिया सीबीसी कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट्री भी इस पे की जिसपे वो जब आईपीएल का सीज़न चल रहा था वो गुजरात में आए। गुजरात में आके उन्होंने इंटरव्यूज़ भी की और सैम कनाडा का ज़िक्र भी उन्होंने किया। पंजाब के कुछ जर्नलिस्ट उनकी इंटरव्यूज़ भी उन्होंने उसमें की और जो ये बुकी नेटवर्क और क्रिकेट कनाडा में जो पैसा कथित तौर पे घूम रहा था उसका ज़िक्र किया। उसके बाद आईसीसी ने इनको बाहर कर दिया
क्रिकेट कनाडा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो राइवल गैंग एज सच कोई नहीं है जो कहे, जो चुनौती दे सके इस चीज की कि हाँ भाई मैं इसके खिलाफ हूँ, या लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी थी कि उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे थे, जैसे आपने ऑपरेशन हार्ड बॉल की बात की, इससे पहले कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कैलिफोर्निया में और कई जगह पे जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के, जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स थे उनके साथ जुड़े हुए थे। आपने कुछ ग्रुप्स देखे होंगे जो पकड़े गए, इनफैक्ट हाँ जी, ऑपरेशन हाँ हार्ड जी। बॉल में भी हुँ, कुछ लोग हैं जिनके जिनके जहां से उनको अरेस्ट किया गया, बाहर खालिस्तानी फ्लैग्स जो लगे हुए थे। तो इन चीजों को समझने के लिए बहुत सारी परतें हैं जो खोलनी पड़ेंगी। इनमें कई विदेशी मुल्कों की कथित तौर पे हो सकता है एजेंसीज भी शामिल हों, जो कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रही हैं किसी और मुल्क के पीस को खराब करने के लिए, अमन और शांति को खराब करने के लिए। सो कई इस तरह की बातें भी जो चलती हैं, लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन मामलों पे, तो शायद आने वाले समय में किसी को ये चीज समझ आए कि भाई वो एंगल भी कवर करना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल से जो रेगुलर सीसिस, जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विस है, जैसे आपकी इंटेलिजेंस सर्विस है, लोकल आईबी और इंटरनेशनल लेवल पे रॉ, RANW, और हमारी सीसिस है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, अगर इनकी आप पब्लिक सेफ्टी रिपोर्ट देखो तो उसमें साफ तौर पे ये चीजें जो वो कही गई है कि किस तरह से जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो किस तरह से भारत में अमन शांति खराब करने के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो कनाडा के लिए भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। उनके आज भी एक्शंस ऐसे हैं, ये अभी 2025 की रिपोर्ट में है, उसमें भी ये चीज बड़े हुँ। क्लियरली लिखी हुई है। अब जो क्रिकेट की आपने बात कर ली, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई जगह पढ़ा, कनाडा, कबड्डी और गैंगस्टर, ये क्या है? कई जगह पढ़ता हूँ, आप ज़रा एक्सप्लेन करिए, इसमें कैसे गैंगस्टर घुसते कनाडा? कबड्डी कितना कनाडा में कभी तो फेमस होता था, आज भी है कि नहीं है नहीं मालूम। हला अलग-अलग गैंगस्टर माफियाओं की कबड्डी टीम भी है, जग्गू कनाडा भगवानपुरिया की है। जी, जी, कबड्डी देखिए, कबड्डी एक हमारी खेल है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में जो पंजाब रह गया उसकी। हुँ, इनफैक्ट और जगह पे भी खेली खेली जाती है, बट डिफरेंट तरीके से खेली जाती है, नेशनल गेम्स में भी अब तो ये आ गई है। अ, हुँ, लेकिन जब से कबड्डी की फेडरेशंस बननी शुरू हुई, कबड्डी की फेडरेशन जब से बननी शुरू हुई, तब से इसमें पैसा बहुत घूमना शुरू हुआ। जिस तरह से हम बात करते हैं क्रिकेट की, तो हुँ, पंजाब पंजाब के अलावा जो पंजाबी बाहर गए हुए हैं, चाहे वो हुँ, यूके में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूएस में है, हुँ, कबड्डी की फेडरेशन को हासिल करने के लिए, हुँ, क्योंकि कबड्डी के जो प्रोग्राम कराए जाते हैं उनमें लाखों डॉलर्स इन्वॉल्व है, लाखों डॉलर, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के लिहाज से हो, चाहे वो बैटिंग के लिहाज से हो। इसमें एक और चीज आती है, वो है इमिग्रेशन का लिहाज, कि जो प्लेयर्स बुलाए जाते हैं, वो जो प्लेयर्स, देखिए, एक टाइम था कि जो प्लेयर्स थे वो आइकॉन बने हुए थे, और इसी में जब वो गेम बननी शुरू हुई, कि फेडरेशन बननी शुरू हुई, सुख न सुख नंगल अंबिया, इफ आई हुँ। संदीप जो संदीप यूके का, अंबर सन सन हाँ, संदीप नंगल अंबिया, यस, संदीप हुँ, नंगल अंबिया, जो कि यूके के सिटीजन थे लेकिन पंजाबी मूल के थे, और पंजाब में उनकी हत्या कर दी गई थी। हुँ, पंजाब में पॉइंट ब्लैंक पे उनकी हत्या की गई थी। हुँ, इसी तरह से कुछ और इस तरह के नाम हैं, उनमें एक नाम जो कथित तौर पे कबड्डी के साथ ही जो ऐसी किलिंग्स हुई, उनमें एक जो नाम कथित तौर पे आना शुरू हुआ, वो कनाडा के एक मीडिया ब्रॉडकास्टर का नाम आना शुरू हुआ था, कि वो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। कनाडा के एक मीडिया हाउस का के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसका नाम कथित तौर से आना शुरू हुआ था उसमें। सनोवर नाम उस व्यक्ति का, अगर आप जाकर टाइप करके देखें तो उसका नाम आना शुरू हुआ था। जो कैनेडियन इमिग्रेशन की मैं अगर बात करूं, या हमारे जो कुछ एमपीज हैं, अ, जो मेरी रिसर्च या जैसे मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की थी, तो उसमें क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो अपनी खेल का प्रचार करना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रचार करना चाहते हैं, तो इसी तरह से कबड्डी क्योंकि जमीनी खेल है,
तो उसके प्रचार-प्रसार के लिए भी प्लेयर्स को बुलाना है, फेडरेशंस जो फेडरेशन बनी हुई है डिफरेंट फेडरेशंस, वो अप्रोच करती थी एमपीज़ को कि भाई हमारे 11 प्लेयर आएँगे, हमारे 10 प्लेयर आएँगे, हमारे 15 प्लेयर आएँगे या मेरे 50 प्लेयर आएँगे, फेडरेशन के लिहाज से कि ये ग्रुप्स हैं, इनमें इतने-इतने प्लेयर्स हमने बुलाने हैं। तो कई लोग ये कहते थे कि इसमें भी कहीं न कहीं कथित तौर पे बंदरबांट हो रही है। हुँ। इसमें भी फेवरेबिलिटी जो चलती है, वो फेवरेबिलिटी पैसा लेके है, वो फेवरेबिलिटी कोई उन पे एहसान करके है, वो फेवरेबिलिटी मेरिट के आधार पे आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो बातें कम्युनिटी में चलती थी। फेडरेशंस की लड़ाई पंजाब से शुरू होके इंग्लैंड तक चली, कनाडा में भी चली और जगह भी चली। मेरा अब आखिरी सवाल है आपसे क्योंकि वक़्त इजाज़त दे रहा है। वैसे मेरे पास सवाल बहुत हैं और मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप पूरा डिटेल में बता रहे हैं। पाकि इंडियन ये तो हो गया इंडियन मूल के गैंगस्टर ये। पाकिस्तानी मूल के भी वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं और ये आरोप लगता रहता है कि चूँकि वहाँ पर कई खालिस्तानी टेररिस्ट शेल्टर लिए हुए हैं। अब किस तरह से लिए हुए हैं, जैसे अब हरदीप निज्जर इंडिया से वांटेड था, लेकिन वहाँ वांटेड नहीं था, लेकिन नो फ्लाइंग ज़ोन की कैटेगरी में उसको डाला हुआ था। क्यों डाला हुआ था, ये कनाडा और अमेरिका ही बताएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वहाँ एक्टिव है? कितने नहीं एक्टिव तो होगी ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कितने बड़े पैमाने पर एक्टिव है और उनका स्टेक वहाँ पर है, किस तरह से एक्टिव है? इसके बारे में आपको कभी कोई जानकारी मिली या किस तरह की जानकारी? डेफिनिटली मेरी मैंने इंटरव्यू की थी एक फॉर्मर खालिस्तानी एक लीडर तो नहीं करूँगा, लेकिन एक खालिस्तानी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति की, जिनका नाम था जसपाल अटवाल। वो थे जिन्होंने पंजाब का एक मिनिस्टर मलकीत सिंह जब कनाडा में आया था तो उसको गोलियाँ मारी थी। वो थे जिन्होंने यहाँ का जो प्रीमियर था उसके सिर के ऊपर हमला किया था कुछ हथियार मार के। वो खालिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज के दौर में वो खालिस्तान से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उनके सामने चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि पेमेंट कैसे की जाती थी जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लोग थे, जब वो हिट करने जाते थे, उनको हथियार कैसे मिलते थे? तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है, उन्होंने कहा था कि कथित तौर पर वो खालिस्तान की मूवमेंट को हवा दे रही है। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो और चीज़ है, जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान में दी जाती है और इनफैक्ट यहाँ पे कुछ जो धार्मिक स्थल है, उन पर भी उनका दबदबा कायम है, वो जब चाहे चले जाएँ, वो जब चाहे वहाँ पे जाके उनके लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं, मिलते हैं, वो जिस तरह की भी ट्रेनिंग कथित तौर पे देनी है, वो देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेमेंट का प्रोसीजर उसमें आता है, वो ड्रग्स के ज़रिए आता है। क्योंकि सीधे तौर पे पैसा देने की बजाय वो कहते हैं कि आप ड्रग्स लो और इसको आप देना शुरू करो, भेजना शुरू करो। जो कथित एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो सीकेईबी कैनेडियन बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके लिए। तो कथित तौर पे कि आप ड्रग्स लो, ड्रग्स की आप साथ में ये भी धंधा कर लो कि पैसा भी आपके पास आ गया, सप्लाई आपको रुकने नहीं देंगे और आप आइडियोलॉजी जो है भारत को तोड़ने के लिए वो भी करते रहो। तो डेफ़िनिटली उस लेवल पर अगर मैं देखूँ तो येस डेफ़िनिटली वो इन्वॉल्व है। लेकिन क्या किसी को पाकिस्तानी मूल के किसी व्यक्ति को फिरौती की कॉल आई है? मेरी नॉलेज में नहीं है। अभी तक किसी ओपन सोर्स में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तानी मूल का कोई गैंग जिस तरह से भारत में एक नाम आता है शहज़ाद भट्टी का, क्या हाँ, अब जो जो पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक दोस्त था, पता नहीं आज भी दोस्त है या नहीं है, या करीबी हाँ, है या नहीं है किसी भी तरह से, हाँ। क्या उसके ग्रुप के किसी मेंबर का यहाँ पे नाम आता है? अभी तक ओपन सोर्स में ऐसा कोई नाम नहीं है। अंदर खाते कुछ हो तो कोई बात कह नहीं सकते। या क्या पाकिस्तान की अ, कम्युनिटी जो है, वो अपना कुछ कंसर्न्स इस तरह का रख रही है? ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही। ऐसा नहीं करिए। एक और सवाल लेकिन लेकिन अ, एजेंसी जो है दैट इज़ एजेंसी फॉर श्योर जो सोर्सेज़ भी बताते हैं और जो फॉर्मर जो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए लोग वो भी बताते हैं कि येस वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से एक्टिव हैं और बहुत बड़े पैमाने पे वो काम जो कर रहे हैं और उनका जो एक्सेस है, वो गवर्नमेंट के लेवल तक भी है। थ्रू इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थ्रू इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो उनके संपर्क में रहते हैं और उनके ज़रिए कुछ बड़ी-बड़ी कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ भी वो इस चीज़ में रहते हैं।
सबका। तभी तो तभी अगर इस जो इंडियन एजेंसी वो देखती है फुटप्रिंट, जिस तरह से जो कनाडा में इंडियन एम्बेसी पर कई बार जो अटैक हुए, सारी चीज़ें हुई, तो उसके पीछे कहीं न कहीं आईएसआई का भी रोल इंडियन एजेंसी देखती रही हैं। मैं खूबसूरत तस्वीरें देखता हूँ, कनाडा में मैं अक्सर देता हूँ जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं या खालिस्तानी टेररिस्ट गैंग हैं या खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं इंडियंस के खिलाफ, तो जो इंडियंस हैं, वो बड़े पैमाने पर वहाँ में सिख पंजाबी वो खड़े रहते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। मतलब इधर से भी भारत माता की जय, उधर से ये भी हमने देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है? किस तरह से अक्सर उस तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिलती होंगी? देखिए, सीधे तौर पर एक मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें बताता हूँ। एक तो है खालिस्तानी आइडियोलॉजी, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो लोग जो चाहते हैं कि खालिस्तान मिलना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारी एक इंडिविजुअल स्टेट होनी चाहिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा कोई बात नहीं करते। वो आपस में हाँ, बैठ के बात करते हैं, वो कहते हैं कि 1980s का जो दौर था वो बुरा था, हमारे साथ गवर्नमेंट ने जस्टिस नहीं किया, इंसाफ नहीं दिया। वो एक आइडियोलॉजी है। वो उस आइडियोलॉजी को हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्लैंकेट आइडियोलॉजी है। वो एक आइडियोलॉजी है जो लोगों के मन में आज भी घर कर रही है। लेकिन उसके बाद आती है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वो है जो एआई 182, जिन्होंने एक बॉम्ब लगा के एयर इंडिया का जहाज जिसमें 329 लोग थे उनको मार दिया। वो आइडियोलॉजी जो जापान के नरीटा एयरपोर्ट पे एक बॉम्ब लगाती है जिसमें 2 हैंडलर मर जाते हैं। वो आइडियोलॉजी जो ये कहती है कि इंडिया में किसी भी तरह से शांति जो है वो ना नहीं रहनी चाहिए। वो आइडियोलॉजी जो यहाँ पे नहीं चाहती कि किसी भी तरह से जो भारत से आए हुए पेंशनर हैं, जो अपनी पेंशन लेते हैं भारत से आज भी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, उनको लाइफ सर्टिफिकेट्स लेना होता है हर साल। लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कॉन्सुलेट्स। जब कॉन्सुलेट अपना कैंप लगाती है, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट कैनेडियन बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है उनके द्वारा कि जी ये लोग भारत के एजेंट बन रहे हैं, इनको एजेंट बनाया जा रहा है। जबकि वो रिटायर लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग हैं, जो भारत के लिए किसी टाइम पे काम करते थे, जो किसी सरकारी इदारे में काम करते थे। उन्होंने अपनी पेंशन जब पंजाब से, भारत से, किसी स्टेट से लेनी है, उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ, हम ज़िंदा हैं, हम कनाडा में रह रहे हैं, हमारी पेंशन जो है वो हमें मिल जाए। तो उनके लाइफ कैंप्स को रोका जाता है। जब इन लाइफ कैंप को रोका जाता है, किसी मंदिर के बाहर, किसी गुरुद्वारे के बाहर, तो वो गुरुद्वारे की जो मैनेजमेंट है या मंदिर की मैनेजमेंट है, उसके जो लोग हैं, वो इनको रोकते हैं कि भाई ऐसा ना करो। जब वो गाली-गलौच पे उतरते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ निकालते हैं, फिर वो लोग खड़े होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन अब एक नॉर्म बन गया। नॉर्म ये बन गया कि हमारी कॉन्सुलेट जो है वो बिल्कुल आँखें बंद करके, कान बंद करके बैठी है, उनको कोई लेना-देना नहीं कि बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। हर हफ्ते वैंकूवर कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट होता है। हर हफ्ते टोरंटो कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट होता है। लगभग हर महीने जो हाई कमीशन है उसके बाहर प्रोटेस्ट होता है और ये कॉन्सुलेट जनरल्स आँखें बंद करके, कान बंद करके, मुँह बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं। इनको ये है हमारे 3 साल पूरे हों, हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएँ। अगला कॉन्सुलेट जनरल आएगा या कौंसल आएगा वो देखे क्या करना है उसने और हुँ। कोई लेना-देना नहीं है। वो यहाँ भारत की भी उसको बहुत सीरियस इसीलिए भारत की मीडिया भी उसको बहुत सीरियस नहीं लेती है। इसीलिए जो चीखने वाले चीखते ही इसीलिए जो रहेंगे। इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है वो खड़ी नहीं होती। उनको लगता है कि ये 3 साल बाद भाग जाएँगे, हमारी दुश्मनी ज़िंदगी भर के लिए पड़ जाएगी। हुँ। उनको लगता है ये 3 साल बाद चले जाएँगे। इनके पास तो रिसोर्सेज़ हैं, इनके पास तो सिक्योरिटी कवर है। तो हाँ, तो ख़ैर ये जो कॉन्सुलेट है, उससे ज़्यादा कनाडा की सरकार को, कनाडा की एजेंसी को उस बारे में ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की गतिविधियाँ, किस तरह से बड़े-बड़े गैंगस्टर इंडिया से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वहाँ पर अड्डा बनाए हुए हैं, उनका जो कानून है वो किस तरह से कमज़ोर है। क्योंकि आपने वो जो बात बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जो कड़ा है, जो कनाडा पुलिस बाँधती है पैर में गैंगस्टर जो के वो हाँ, हाँ, वो काट देते हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है अमेरिका में भी यही होता है। जब जी। पकड़ा जाता है तो वहाँ पर भी ये बाँधते हैं, जीपीएस में लगा होता था कि लोकेशन बताएगा, लेकिन वो भी कैंची से काट देते हैं, सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कर देते हैं। एनीवे सर समीर सर आपसे बात करके अच्छा लगा और हम आपको ये भी साफ-साफ बता देते हैं इस एपिसोड में और अपने दर्शकों को भी एक बार हम आपको और ज्ञात करेंगे क्योंकि कनाडा को लेकर बीते 3-4 सालों में बहुत कुछ न्यूज़ मीडिया में आ रहा है। वहाँ किस तरह से गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत सी बातें आ रही हैं।
तो अभी ये पार्ट 1 है जिसके बारे में हमने लॉरेंस बिश्नोई और तमाम गैंगस्टरों के बारे में बातचीत की है। लेकिन हम ये बातचीत बहुत मुमकिन है आगे भी जारी रखें कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद। फिलहाल आपने जो डिटेल्स में ये गैंग्स ऑफ कनाडा के बारे में, कनाडा की जो खूबसूरती है उसके बारे में और जो कमजोरी है उसके बारे में बहुत सी जानकारियां दी। आप हमारे शो में आए, आप कुछ कहना चाहते तो आप बिल्कुल कह सकते हैं रिमार्केबल। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने जो कहा कि गैंग्स ऑफ कनाडा, सबसे बड़ा जो गैंगस्टर कनाडा का जो ऑपरेशन शलोम हुआ अभी कुछ महीने पहले, आपने कबड्डी की बात की, मैंने आपको कहा था कुछ और स्पोर्ट्स हैं। कनाडा का फॉर्मर ओलंपियन, जिसने जो ओलंपियन कनाडा का जो ओलंपिक्स में गया कनाडा को रिप्रेजेंट करके, जेम्स रायन वेडिंग्स। जेम्स रायन वेडिंग्स अगर आप टाइप करेंगे, 6 फुट 4 इंच या 6 फुट 2 इंच लंबा वो नौजवान आज दुनिया का सबसे बड़ा कुख्यात कथित तौर पे ड्रग स्मगलर, जिसको रिट्रेशन ऑफ एल चापो कहा गया कि एल चापो जैसा वो है, वो भी कैनेडियन फॉर्मर ओलंपियन है। उसके बारे में भी खैर आपसे बात करेंगे, ऑपरेशन शालोम के बारे में भी। उसमें पंजाबी लोग किस तरह से शामिल हुए और किस तरह से एक पंजाबी मूल चलाने वाला सोशल मीडिया का ग्रुप किस तरह से लोगों की उस क्राइम नेटवर्क से तस्वीरें लेके अपने सोशल मीडिया पे डालता था और फिर किस तरह से उस पीड़ितों को ट्रैक करके गोलियां मारी जाती थी। उस सारी कहानी के बारे में भी आपको डेफिनेटली अगर समय रहा तो कभी बताऊंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कनाडा का कानून सख्त हो, कनाडा के कानून में बदलाव आए, ताकि जिस तरह से आपने कहा कि कनाडा की एजेंसीज को ये चाहिए, कनाडा कनाडा की पुलिस को ये चाहिए, तो डेफिनेटली जो अपराधी लोग हैं उनको बाहर ना आने दिए जाए, और जो किसी भी मुल्क के लिए खतरा है, चाहे वो केवल कनाडा के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के लिए खतरा है, और कनाडा अगर उनको अपनी जगह यहाँ पर ऐसी गतिविधि के लिए देता है और वो अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच का गार्ब लेके, उसका लबादा ओढ़कर अगर वो इस खूबसूरत देश को, इस खूबसूरत देश के खूबसूरत कानून का मिसयूज करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत चिंताजनक बात होगी, जिसके लिए कैनेडियन अधिकारियों को भी, कैनेडियन पॉलिटिशियंस को भी सतर्क होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो का भी, और रविंद्र ओझा जी आपका भी। थैंक यू। नहीं, आपने टीज़र भी दे दिया सर। अगले जो पॉडकास्ट है उसका टीज़र भी दे दिया कि कैसे कनाडा का एक ओलंपिक खिलाड़ी आज ड्रग ब माफिया बन गया है और बहुत कुछ चीज़ें तो हम अगले एपिसोड में उस पर बात करेंगे। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको ये थैंक यू। पॉडकास्ट कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपके फीडबैक और कमेंट पढ़ते रहते हैं और बहुत कोशिश करेंगे कि अगले कुछ एपिसोड में आपके जो फीडबैक और कमेंट है उसके बारे में भी हम बात करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।